हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये क्लास देख रहे हो, मुझे पता है इस वीडियो सीरीज का बहुत सबको बेसब्री से इंतजार है, बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर सीए फाउंडेशन। इसके पहले एक वीडियो थी, अगर वो आप मिस कर गए हो देख लीजिए। ये वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जहां बच्चे अटक सकते हैं, जो बहुत प्रोबेबल है बेस्ड ऑन एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज, और ये मैंने खुद बनाए हैं। इट इज़ नॉट दैट आई हैव जस्ट चेंज द हेडर फुटर या कहीं से मैंने अडॉप्ट कर लिया हो। मैंने बहुत सारे पेपर्स खोले, 4 कॉपियां खोली और फिर प्लेसमेंट किया है एज पर द पैटर्न। तो ये सारी बातें मैंने वीडियो 1 में बता दिया था। आई विल स्टार्ट इमीडिएटली ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। आप 1.25, 1.5x जैसा सुविधा हो, इसके ऊपर मत जाइएगा और ज़्यादा हायर स्पीड पे मत देखिएगा। तो मैं ये पीडीएफ, मार्क्ड पीडीएफ और इसके वीडियो डिस्कशन तो अभी कर ही रहा हूं। क्वेश्चन पेपर आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। बाकी सारे रिवीजन प्लेलिस्ट में हैं, तो सारे के सारे देखने की दरकार नहीं पड़ती है। जहां आपको लग रहा है कि आप अटक रहे हो, वो पार्ट आप देख सकते हो। इज इट ओके? श्योर? कैन आई मूव? चलो, क्वेश्चन 1 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है, एंड मैं बोलूंगा वीडियो पहले घर पर पॉज कर लीजिए एंड 1A को पढ़ लीजिए। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपने पॉज किया था और अब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना अब पॉज कर लीजिए। ऑल डन, लेट्स स्टार्ट। सी एक होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ड्रॉन बाय ए, ओके, यानी ए इज द ड्रॉवर, एज श्योरिटी फॉर बी, ओके, एंड एक्सेप्टेड बाय बी, कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एक्स टू गिव, ये टाइम होगा, टाइम टू बी, इज ए डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्यों टिपिकल है? लोगों को लगता है ये तो एनआई एक्ट का क्वेश्चन है, सर हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एनआई एक्ट का क्या क्वेश्चन पूछा। आई ऑलवेज टोल्ड वेन एवर यू रीड अ क्वेश्चन, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और हेल्पलाइन होता है, किस एक्ट से रिलेटेड वो आपको आंसर करना है। कई बार होता है कि क्वेश्चन आप बिल ऑफ एक्सचेंज देखते ही आपको एनआई एक्ट की तरफ आपकी डायरेक्शन सोच चली जाती है, बट फाइनली आपको क्वेश्चन के अंदर ही वो लाइन मिल जाएगा, इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, in the light of Negotiable Instruments Act. तो how to read a question paper, that is very important. Now what happened in this question मैं short में बता ही देता हूं। तो A कौन है इस एग्जाम्पल में? जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, is A discharged from his liability, okay. C is the holder of an overdue bill of exchange drawn by A as surety for B. तो A is actually surety, okay. C is the holder of an overdue bill of exchange drawn by A as surety for B. तो यानी कि B कौन हो गया? For B I have given surety and accepted by B, contracts with X, okay, to give time to B. तो surety के लाइबिलिटी के डिस्चार्ज की बात हो रही है, एंड आपको इस क्वेश्चन में ये हिंट्स याद आ गया होगा। श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है? बहुत सारे ग्राउंड्स थे, उसमें से वन ऑफ द ग्राउंड ये है, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी किसके बीच में होता है? श्योरिटी के बीच में एंड जो प्रिंसिपल क्रेडिटर, ओके। जब डेटर एंड क्रेडिटर आपस में बात कर लें, मैं आपको आंसर पढ़ के सुनाता हूं, आप देखोगे तब बेटर समझ में आएगा। लुक हियर, where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor. अगर क्रेडिटर एंड डेटर के बीच में कोई अरेंजमेंट, अगर क्रेडिटर एंड डेटर कोई चेंजेस कर रहा है टाइमिंग का एक्सटेंशन को लेकर आपस में, क्रेडिटर एंड डेटर, तो श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर, यहां पर विथ अ थर्ड पर्सन and not with the principal debtor, surety is not discharged. C enters into a contract with X third party to give time to B, the principal debtor, then surety is not discharged from liability. तो ये क्वेश्चन देखो बहुत टिपिकल है, बहुत गंदा है, लोग इसमें वो होल्डर एंड श्योरिटी में ही मतलब कंफ्यूज रहते हैं। तो एन एक्सेप्टेड बाय बी, श्योरिटी फॉर बी, यानी कि बी कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर इन दिस क्वेश्चन, ओके। तो क्या सी द होल्डर
सी इज द होल्डर, यानी सी कौन हो गया? क्रेडिटर, जो पैसा मांगेगा. सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी. तो ए इज द श्योरिटी एंड एक्सेप्टेड बाय बी, कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एक्स टू गिव टाइम टू बी, कि चलो हम तुम्हारे खिलाफ और कुछ दिन केस नहीं करेंगे. अगर वो सीधा, अगर सी और बी के बीच में कोई एक्सटेंशन की बात होती तो श्योरिटी डिस्चार्ज होता. यहां क्रेडिटर एंड डेटर के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एक्स, सो सी एंड एक्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. एक्सटेंशन ऑफ टाइम में ना डी के खिलाफ केस वेस नहीं करूंगा, तो इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ है. आप जब क्रेडिटर, जब प्रिंसिपल डेटर के साथ बात करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, तो डिस्चार्ज होता है श्योरिटी कि आप वेरिएशन कैसे कर लिए विदाउट माय कंसेंट. पर यहां पर ये केस नहीं लगेगा. अंडरस्टूड? तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का केस था, घुमा कर एनआई एक्ट का एंगल डाला गया है. डरिए मत, ये प्योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट रोमन 2. सुनील डिलीवर, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पहले रोमन 2 को पढ़ लीजिए. Sunil delivered his car to Mahesh for repair. Mahesh completed the work but did not return the car to Sunil within reasonable time. Though Sunil repeatedly reminded Mahesh for the return of the car, in the meantime, a big fire occurred in the neighborhood and the car was destroyed. Question है, can Mahesh be held liable? तो इन दिस क्वेश्चन पहले आपको समझो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है. आपने गाड़ी दी रिपेयरिंग के लिए, यानी एक पर्पस के लिए दिया, ओनरशिप नहीं दिया आपने, पोजेशन डिलीवरी दी है ऑफ पोजेशन फॉर सम पर्पस फॉर सम टाइम, तो ये बेली है. ओके और बेली ने रिटर्न नहीं किया विद इन रीजनेबल टाइम. दो सुनील रिपीटेडली रिमाइंडेड महेश फॉर रिटर्न ऑफ द कार. तो पढ़ के वैसे पता चली गया है कि इसमें लाइबिलिटी किसके आने वाली है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लाइबिलिटी है वो आने वाली है बेली की. अगर बेली रिटर्न नहीं करता है अकॉर्डिंग टू बेलर्स डायरेक्शंस as soon as the time for which it was given or the purpose has been accomplished, तो अगर कोई लॉस होता है, by default of the bailee the goods are not returned or delivered, he is responsible to the bailiff for any loss. So applying this provision, so and so things have happened. तो पहले बताना पड़ेगा ये बेलमेंट का केस है. The given question is based on the provisions of bailment. सेक्शन नंबर्स लिखना जरूरी नहीं है. सेक्शन नंबर्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बताता हूं, हाँ एक्ट का रेफरेंस आप जरूर लिख देना, बट सेक्शन नंबर जरूरी नहीं है. एंड कोई भी आंसर में हमेशा पहले प्रोविजंस, फिर आपके मतलब जो भी फैक्ट्स है एंड केस एंड कंक्लूजन. फैक्ट्स का एप्लीकेशन बताओगे. कई लोग सोचते हैं वापस पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दें, दैट इज टाइम वेस्टेज, और फिर अपने यही इशू रहता है पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया सर. तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पेपर 1 वाज वेरी डिफिकल्ट, वो मिस मत करना. पेपर 2 में आप देखोगे क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े मैनेजेबल हैं. क्वेश्चन बी रोमन 1, यहां पर देखो क्या लिखा है. कंपनी के 9 डायरेक्टर्स है बोर्ड पे. द कंपनीज आर्टिकल स्टेटेड दैट कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग्स विल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स. कोरम क्या होता है? मिनिमम डायरेक्टर्स विच मस्ट बी प्रेजेंट, हु मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, ताकि मीटिंग वैलिड हो सके. द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू अमेंड दिस आर्टिकल. लोग डर गए इस क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि बोर्ड मीटिंग और हमारे सिलेबस में है नहीं, पर एक लाइन आई थी कि डायरेक्टर्स मीटिंग में इतने डायरेक्टर्स मिनिमम प्रेजेंट हो, उसके बारे में लिखा है. द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू अमेंड दिस आर्टिकल to specify the quorum for board meeting is 1/3 or 4, whichever is higher. Now the question is, advise the company on the procedure for including this entrenchment provision in the articles. तो देखो पहले कोरम दिया हुआ था 1/3 और 2. अब कंपनी बोलता है इस कोरम को 1/3 और 4 करेंगे. तो ये जो और रेस्ट्रिक्शन है, ये जो ऐसी क्लॉजेज हैं आर्टिकल्स में डालने के लिए, क्या हम डाल सकते हैं? क्वेश्चन है प्राइवेट लिमिटेड, एंड सेम ऐसा क्वेश्चन हमने वहां पे भी किया था. एंड अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या हम डाल सकते हैं? तो पहले एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉजेज विच रिक्वायर अ स्ट्रिक्टर कंप्लायंस, ओके, एंड दैन स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट हम डालना चाहते हैं. तो ऐसे एंट्रेंचमेंट क्लॉज को अगर आप डालना चाहते हैं, आप फॉर्मेशन के समय से डालिए, उस समय नहीं डाले अभी भी अमेंडमेंट कर सकते हो. प्राइवेट कंपनी में अगर आप ऐसे क्लॉजेस डालना चाहते हो अमेंडमेंट करके, ऑल members of the company should agree, सबकी कंसेंट चाहिएगी. एंड पब्लिक कंपनी में अगर आप ऐसा डालना चाहते हो, बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन इन शेयर होल्डर्स मीटिंग पास करके आप डाल सकते हो. तो यही आंसर एंट्रेंचमेंट क्लॉज का यहां पर भी दिया हुआ है. सेम जो मैंने बोला, फॉर्मेशन एज वेल एज
चाहो तो अमेंडमेंट में भी डाल सकते हो बाद में। एंड एक पॉइंट जस्ट अभी अभी आपने सुना नहीं होगा, कंपनी फिर आरओसी को इन्फॉर्म भी करता है अबाउट सच प्रोविजंस। तो ऑल मेंबर्स का कंसेंट से आप ये कर सकते हो। और अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू इन्फॉर्म आरओसी। ये लाइन मिस हो रही थी तो इसको मिस मत करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इसको देखकर भी पब्लिक डर गए एग्जाम में, सी व्हाट इज हैपनिंग। कंपनी लॉ के क्वेश्चंस थोड़े से ना घुमा के आते हैं, सिलेबस बहुत छोटा पोर्शन दिया है। ये आपका दिया हुआ है कि पेड अप शेयर कैपिटल ऐसे ऐसे हैं इसके शेयर होल्डिंग, सीजी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आम जनता, तो क्या इसे पीएफआई माना जा सकता है। एंड फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में कई बार क्या है, दो पार्ट्स रहते हैं, हम लोग हड़बड़ी करके एक पार्ट पढ़ लेते हैं, कैसे पीएफआई माना जा सकता है, बस उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। सेकंड पार्ट भी देखो, ऐसे धीरे से क्यू लिख लेना चाहिए व्हेन यू रीड द क्वेश्चन पेपर, कि Q1 Q2 क्या है, कि और लिस्ट बताओ पीएफआई क्या होता है, कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या इसको मान सकते हैं, एंड ये भी बताइए कि और क्या क्या चीजों को हम पीएफआई मानते हैं। तो लुक हियर, आई विल रीड आउट द आंसर फॉर यू, कि यस पीएफआई तो ये हो जाएगा, बिकॉज पीएफआई का पहले लिस्ट देखो क्या होता है। फॉलोइंग आर पीएफआई, एलआईसी, आईडीएफसीआई, यूटीआई, दिख रहा है आपको, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को भी नोटिफाई करता है इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस को वो नोटिफाई कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, कंडीशंस टू बी नोटिफाइड, अगर सीजी एंड आरबीआई मिलकर करे, अगर वो इंस्टीट्यूशन कोई एक्ट के अंदर, सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर बनी है, या एक और केस है यहां पर 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सीजी या एसजी के द्वारा होल्ड की गई है, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इनके द्वारा होल्ड की गई है, देन सी प्लस आरबीआई मिलकर नोटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे सीजी एसजीआई या इन लोग दोनों मिलकर बहुत होल्ड कर रहे हैं, 51% से ज्यादा। तो सीजी may notify such institutions as PFI in consultation with RBI, यानी वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगे ऐसा होल्डिंग होने से PFI. If CG wants, it can notify in consultation with RBI such institutions. और ये वाला लिस्ट भी दिया हुआ था, LIC, IDFCI, ये सब नाम मत भूलना, UTI, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 था, अच्छा सी चल रहा है, सॉरी क्वेश्चन 1 ही चल रहा है बेबी। पॉइंट नंबर सी, राम एंड रहीम टीचर्स की तरह काम कर रहे हैं किसी स्कूल में। आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन सी पढ़ लेना, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है। दे जॉइंटली परचेज अ फ्लैट विच वाज गिवन ऑन रेंट, अ फ्लैट वाज गिवन ऑन रेंट। अब लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डिसाइड किए कि रेंट इतना रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी पेड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड बाय मिस्टेक डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिक बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट cut the connection. John has to pay the electricity bill of 2,800 and 200 as penalty to resume the electric connection. Mr. John claimed 3,000 from Mr. Ram, but Ram replied that he is liable only for 1,500. Mr. John said that they are partners and he can claim the full amount from any of the partner. यानी कि क्या हुआ देखो, टेनेंट ने पे कर दिया और टेनेंट अब बोल रहा है कि हम किसी भी पार्टनर से पूरा अमाउंट ले सकते हैं। ओके, रेंट कितना आया था, रेंट तो 10,000 है एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,800 और 200 यानी 3,000 है, तो आपसे पूरा भी ले सकते हैं। वो अब क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत लोग ये क्वेश्चन पढ़ के, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किए थे, किसी और की लीगल ऑब्लिगेशंस अगर आप पे करते हैं आप मांग सकते हैं। पर मैं वापस बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन में इस बार पहला स्टेप क्या करना है कि कौन सा एक्ट ट्रिगर हुआ है। यहां क्वाजी कॉन्ट्रैक्टर वो सोचना ही नहीं है आपको, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आप बोलोगे हाँ सर, पार्टनर्स की भी ज्वाइंट एंड पर्सनल लाइबिलिटी होती है, पर अब आप ये चेक करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन में, जब ये डाउट हो रहा हो ना इस टाइप की चीजें, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है, सिर्फ पार्टनर बोलने से क्या वो पार्टनर्स बन जाएंगे। यू हैव टू कंसिडर दैट एलिमेंट, एंड आपको याद आएगा कि सिर्फ ये रेंट पे चढ़ा देने से पार्टनर नहीं बनते हैं। दिस इज अ केस ऑफ को ओनरशिप, दिस इज नॉट अ केस ऑफ रेंट। तो आप वो जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि हम एक ही से पूरा ले लेंगे, ये गलत बात है। तो आप आंसर देखोगे, आंसर में भी आपको यही विंग मिल जाएगा, यहाँ पे सेम चीज समझाया है। बाय मियरली गिविंग द फ्लैट ऑन रेंट दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस।
तो दिस इज अ केस ऑफ को ओनरशिप। अब ये 3 मार्क्स का है, इसमें आपको पार्टनरशिप का सेक्शन 4 का इंट्रोड्यूस सेक्शन 4 उसका डेफिनेशन दे देना चाहिए। तो वो अब टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, बट सेफ्टी के लिए आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4 इस स्टेप के इंट्रो पार्ट में जब ये वाले एलिमेंट के क्वेश्चन होते हैं, क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं है, सेक्शन 4 इंट्रोड्यूस कर ही देना चाहिए। ऐसे और क्वेश्चंस भी हैं, ये बहुत पॉपुलर है इंस्टीट्यूट का, आर द फॉलोइंग पार्टनरशिप, तो सेक्शन 4 आप कोट कर दोगे। It is an agreement between 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. All these elements must be present. Mutual agency, of course, acid test of partnership है, cardinal principle of partnership है, but इस केस में ये बिजनेस तो है ही नहीं, ये आप अपने फ्लैट को बस रेंट पर दे रहे हो। दिस इज द सिनेरियो। इज इट अंडरस्टैंडेबल? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट देखोगे रोमन 2। व्हाट इज रोमन 2? साइज देखो क्वेश्चन का। तो पहले काम, कई बार आपको अगर लगे कि किस चैप्टर का आया, तो लास्ट लाइन में दिख ही जा रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक क्वेश्चन है। एंड व्हाट हैपेंड, मैं आपको बोलूंगा कि क्योंकि आप ये मेरे संग एक अलग टाइप का टेस्ट दे रहे हो, ताकि आपको अपनी सोच और हमारी सोच को मैच करनी है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पॉज करके, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पेपर भी दिया हुआ है। ABC are partners in a firm ABC which is engaged in the business of furniture. The name of the partners is written with the firm name in front of the head office, नाम लिखा हुआ है, और लेटर हेड पे भी नाम लिखा हुआ है। On 1st October 2018, अच्छा, मेक अ हैबिट व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन पेपर, कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन करिए। डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सिर्फ ऐसे प्लेन अंडरलाइनिंग करने से सारे पॉइंट्स आपके वैनिश हो जाएंगे। On 1st October, C passed away, मतलब मर गया, सी डाइड लिख दो। His name was neither removed from the list of partners in the front of head office nor from the letterhead. As per the terms of partnership, the firm continued its operations with A and B as partners. The accounts were settled. An amount due to legal heirs was also given on 10th October 2018. सब कुछ सेटल भी हो गया था, उसको दे दिया। But the same was not paid. But the same was not paid to the legal heirs of C. एक मिनट, वो अमाउंट इतना था पर अभी तक पे किया नहीं गया, लीगल एयर्स को पेमेंट मिला नहीं है। ऑन 16th October, X supplied furniture worth rupees this. On 16th October, यानी उसके मरने के बाद, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते थे, आफ्टर डेथ सप्लाई हुआ है फर्नीचर। He could not repay the amount due to heavy losses. X wants to recover the amount not only from ABC but also from the legal heirs of C. Very good question. तो पहले इसने लंबे क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते सोचते हैं आप क्या अंश में कवर करूं या नहीं करूं, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है whether the legal heirs of C can be held liable for the dues towards X. तो ये क्वेश्चन क्या टॉपिक पर है, पहले आपको समझ में आया कि डेथ का क्या इफेक्ट आता है, एंड एक पार्टनर अगर मर जाए तो उसके मरने के बाद जो इस टाइप के सप्लाईज होते हैं उस पर भी क्या असर आता है। नॉर्मली क्या होता है, एक अगर डेथ कर जाए तो फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है, बट अगर पार्टनर्स, सर्वाइविंग पार्टनर्स लिख लिए कि एक की डेथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वी विल स्टिल कंटिन्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। An estate of the deceased partner is released from all liabilities towards future obligations. Moreover, death के केस में it is not necessary to give notice to public or to persons dealing with the firm. हमें नोटिस देने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है जो रिटायरमेंट और एक्सपल्शन में होती है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम लोग कहीं पढ़े थे, रिटायरमेंट को लेकर आ रहा था कि नाम उसका अभी भी है तो वो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट के अंदर फंस जाता। पर डेथ के केस में चाहे उसका नाम अभी भी ऑफिस के बाहर पड़ा हुआ है, हमें नोटिस देने की दरकार नहीं है। लीगल एयर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। तो लोग इसको रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन के नोटिस से इक्वेट करने लगे, पर आंसर कुछ और निकला। पक्का एवरीवन? तो वेरी गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि पूरा आपके, मैं सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, साथ साथ में लगे दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। अशोक ट्रेडर delivered a camera to Mangesh on sale or return basis. Mangesh delivers the camera to Rahul on the terms of sale on cash only. अशोक किसको दिया?
मंगेश को दिया। मंगेश किसको दिया? सारे अच्छे क्वेश्चंस है, तो उल्टे फुट्टे आप और रिसोर्सेज मत करिए, मेरे वाले इससे करिएगा, सारे अच्छे हैं। ऐसे 4 पेपर्स हैं। राहुल को मैंने दे दिया। आफ्टरवर्ड्स राहुल डिलीवर्ड इट टू विशाल फॉर कैश ऑन रिटर्न बेसिस। मतलब सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। The camera was in the possession of Vishal and was lost by theft, though he exercised due care for safety. तो referring to Sale of Goods Act, analyze कि कौन liable है to pay the price to Ashok. Who is liable to Ashok? तो सबसे पहले आपको बताना होगा ओनरशिप जिसका होता है उसका रिस्क होता है। तो क्या ओनरशिप मंगेश को ट्रांसफर हो गई थी? यस, बिकॉज मंगेश जब इसको क्या किया आगे, याद है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? या तो आप इन्फॉर्म कर दें टाइम पीरियड ओवर हो गया, कुछ बोल नहीं रहे आप, एंड कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं बिफोर द टाइम पीरियड एक्सपायर्स विच अमाउंट्स टू एडॉप्शन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन एंड कंसिडरिंग इट एज सेल। तो आप मंगेश जी जब इसको आगे राहुल को दे रहे हैं, अंडरस्टूड, तो महेश इज अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आफ्टरवर्ड्स राहुल डिलीवर्ड इट टू विशाल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश, एंड कैमरा विशाल के पास से डैमेज हो गया है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको मतलब बहुत चीजें साइमल्टेनियसली सोचनी पड़ेगी। लुक हियर एवरीवन, ये जो बात मैंने बोली थी, द ओनरशिप पासेस when he does something to the good equivalent to accepting the goods. Okay, now since Mangesh had taken the delivery on this and delivers for cash has attracted the third condition, property passes to Mangesh. यहां तक मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टूड? प्रॉपर्टी किसको पास हो गई? मंगेश को। पहला आदमी मंगेश ही था क्या? Now Rahul did not pay cash and has not exercised option to purchase. Ownership did not pass to Rahul. This is interesting क्योंकि मैंने राहुल को जो दिया था वो कैश बेसिस पे दिया था, राहुल ने अभी कैश दिया नहीं है, तो ओनरशिप उसको पास नहीं होगा। सेल फॉर कैश ओनली में ओनरशिप तभी पास होता है जब आप कैश देते हैं। So Rahul is not liable to pay the price of the camera either. Since Vishal did not accept the goods and camera was lost by theft, Vishal is not liable to pay the price. प्राइस ओनरशिप वाले आदमी को देना पड़ता है जिसको ओनरशिप हो, तो प्राइस देने की जिम्मेदारी यहां पर जो मैं क्वेश्चन में पूछा है प्राइस कौन देगा, वो सिर्फ मंगेश की ही लाइबिलिटी होगी, एज ही एक्सेप्टेड एंड डिड नॉट रिटर्न विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब आगे कौन किससे क्या करेगा वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। अभी कोई ना कोई पूछना चाह रहे होंगे सर अब विशाल उससे क्या करेगा, वो उससे क्या करेगा। दिस इज नॉट आवर क्वेश्चन। यहां एक सिंपल एस्पेक्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया गया है कि ओनरशिप जिसकी होती है उसको प्राइस देनी है, ये तो हम लोग जानते थे। तो ओनरशिप मंगेश के पास चली गई थी, हाँ सर। मंगेश से सर राहुल के पास चली गई, तुमको लग रहा है राहुल के पास ओनरशिप नहीं गई थी बिकॉज राहुल को कैश बेसिस पे दिया गया था, राहुल ने तो अभी कैश दिया ही नहीं है। अंडरस्टूड? और विशाल ने भी अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है कि दिख जाए कि विशाल को ओनरशिप चला जाए। तो राहुल और विशाल के पास तो ओनरशिप आया ही नहीं है, तो लाइबिलिटी मंगेश की ही है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस मांगने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के पास है। सो ऑल एंटी क्वेश्चंस जहां पर आप अटक सकते हो, तो नॉर्मल सेल ऑन अप्रूवल के क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन है। उसी तरह देखोगे ये रोमन 2 एक सेकेंड हैंड कार का क्वेश्चन है। वो कार लेने के लिए गया, वीडियो पॉज करिए पहले ताकि आप भी पढ़ सको, सिर्फ मेरा सुना हुआ आंसर सीधा मत सुनो, पॉज कर लो वीडियो। मैंने समर को एक सेकेंड हैंड कार चाहिए था। समर कौन है? बायर। और सेल्स मैनेजर ने उसे चाबी दे दी। पार्किंग एरिया में जब आ रहा था इलेक्ट्रिक पोल उस पर गिर गया था। वो रिपेयर एक्सपेंसेस मांग रहा है कि अभी तो मेरे को कार डिलीवर नहीं हुई थी। मतलब यहाँ डिलीवरी पर हमारा मेन फोकस है, तो माना जाएगा डिलीवरी हो गई थी बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। फिर सिंबॉलिक डिलीवरी का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको आंसर में पीछे, कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का। दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी रोमन 1, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा और आपका। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 220 मेंबर है, हो ही सकते हैं इसके अंदर। एंड ये पब्लिक कंपनी अब अपने आप को
प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है। सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, ये सेम क्वेश्चन क्लास की का किया हुआ है तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या होगा, मैक्सिमम आपके अभी तो 220 थे, अब 200 ही हो सकते हैं, और इस 200 को गिनने के समय 2 लोग नहीं आएंगे। एम्प्लॉइज हु वेर अलॉटेड शेयर्स when they were shareholders of the company, तो डेट चेक करो, on the date of allotting the shares to employees, are they already, you know, जिस दिन किसी को शेयर अलॉट हो रहा है क्या वो उस दिन ऑलरेडी एम्प्लॉई है? सो आप जब एम्प्लॉयमेंट में थे उस समय शेयर्स अगर आपको अलॉट हो रहे हो, डेट चेक कर लेना, तो वो कितना भी हो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इस 200 में वो काउंट नहीं होंगे। तो सर 210 है और 10 वैसे लोग हैं जो मैंने समझाया, कोई इश्यू नहीं है। उसी तरह आप जब एम्प्लॉयमेंट में थे, इफ ऑन द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यू आर द एम्प्लॉय, वी अलॉटेड यू द शेयर्स, लेटर ऑन यू रिजाइन बट यू आर स्टिल होल्डिंग दो शेयर्स, यू आर स्टिल एग्जेम्प्टेड। तो यही चीजें यहां समझाई गई है और डेट्स का बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स के बेसिस पर सिंबॉलिक डिलीवरी काम करता है, एक्सप्लेन। नाउ प्राइवेट कंपनी का पहले मैंने डेफिनेशन दिया एंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट यहां पे कवर्ड है क्लास में ऑलरेडी। सेम क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमारी हुई भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जहां बहुत दरकार नहीं है, मैं आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, पर इस क्वेश्चन को याद करवा दिया आपको। यह है ओपीसी का क्वेश्चन कि ओपीसी में कौन बना सकता है, और एक जन नॉमिनी बने थे और नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या माइनर ओपीसी का मेंबर बन सकता है? हमारा एक क्वेश्चन ये है, ओके। और इंडियन सिटीजन है जो दुबई में रहता है, इंडिया में नहीं रहता है, वो क्या बाहर चला गया है, तो वो क्या रेसिडेंट नहीं है, क्या वो अभी भी मेंबर बन सकता है या नॉमिनी बन सकता है? An Indian citizen residing in India who is presently a member of OPC. तो आप नॉमिनी किस किस को बना सकते हैं? तो सुनो ना, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और था। एक इंसान एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है एंड और एक जगह का नॉमिनी भी हो सकता है। एंड अगर आप जहां के नॉमिनी हैं वहां पर अगर आप बाई चांस भविष्य में मेंबर बन जाए तो दोनों में से फिर आपको एक चूज करना पड़ता है। तो यहां क्वेश्चंस नॉमिनी की एलिजिबिलिटी के लिए है। तो पहले आपको बैकग्राउंड याद होगा, नॉमिनी की एलिजिबिलिटी ओपीसी में क्या होगी? एन इंडियन सिटीजन, एन इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, एज ऑफ मेजॉरिटी इंडियन सिटीजन, एंड वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नॉमिनी बन सकते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वाले प्रोविजंस ओपीसी के आप यहां देखोगे। एंड वो विड्रॉ भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर को अलाउड नहीं है एज पर द रूल्स का पूरा नाम लिखना दरकार नहीं है। और रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है कि पिछले साल 120 दिन आप रहे हो, अपना नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड एज ऑफ मेजॉरिटी होना जरूरी है। एंड यहां पे a person shall not be a member of more than one OPC at a time, and the said person shall not be a nominee of more than one OPC. तो यहां पे लिखे हैं इंडियन सिटीजन इज अ मेंबर ऑफ ओपीसी, वो ऑलरेडी कहीं नॉमिनी नहीं है तो यहां पे भी नॉमिनी बन सकता है। वो ऑलरेडी अगर कहीं नॉमिनी है तो यहां नॉमिनी नहीं बन पाएगा। उसको क्या अलाउड है? एक में मेंबरशिप, एक में नॉमिनी। और बाई चांस भविष्य में अगर बन जाता तो फिर दोनों में से एक चूज करना पड़ता है उसको, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम दोनों में से एक चूज करना पड़ता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी रोमन 1, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एलएलपी के ऊपर बेस्ड है। तो मिक्स पैक का फायदा क्या होता है? आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कर पाते हो। नाउ व्हाट इज सी रोमन 1? मिस्टर मुदित इज द क्रेडिटर ऑफ एलएलपी, वो क्लेम है उसका अगेंस्ट एलएलपी, पर एसेट्स तो सिर्फ 7 लाख के हैं। अब वो बाकी पार्टनर्स से मांग रहा है, तो आपको याद होना चाहिए एलएलपी में लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी इज मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। देयर इज एलएलपी बाय राम इंफ्रा डेवलपमेंट, 4 पार्टनर्स हैं, राम, रहीम, करतार एंड अल्बर्ट, एंड दे आर नॉन रेसिडेंट दो,
एंड वाइल अदर आर रेसिडेंट। ना वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में राहुल को रखना चाह रहा है एंड रहीम को रखना चाह रहा है। राहुल तो एनआरआई है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल्स होने चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस वर्क, एंड दो में से एक जन अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो भी चलेगा। आउट ऑफ दीज टू वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। एक जन अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो भी चलेगा। तो लुक एट द स्क्रीन्स, यहां पर मैं देख लेता हूं ये सारी बातें। लाइबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड है, ये लाइन हम लोग पढ़े थे, उसमें एक लाइन ऐड और करना, अप टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एलएलपी द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, दे आर नॉट पर्सनली लायबल अप टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एलएलपी। तो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट का फायदा क्या होता है, आप वर्ड टू वर्ड लिखना सीखते हैं। तो मेरा ये एडवाइस है इस बार स्पेशली कि एग्जाम के मतलब 1.5 दिन के गैप में, या जो भी गैप होता है, कई बार 2.5 दिन 1.5 दिन, उसमें पहला सपोज आपके पास पढ़ने के लिए 17 घंटे 18 घंटे सपोज, तो आपको 6 घंटे कम से कम क्वेश्चन आंसर्स पर फोकस रखना चाहिए, वो भी मेरे इन चारों पेपर्स पर, क्योंकि सारे बेस्ट क्वेश्चंस यहां डाले गए। वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया चलेगा। और फिर यहां ये भी समझा दो रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन कि ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डेज आप पिछले साल रहे हो तो आप रेसिडेंट इन इंडिया माने जाते हैं। तो मस्ट रीड ये क्वेश्चन आंसर्स, और जो लाइंस आंसर में आने चाहिए वो ऑलरेडी यहां पर रंग भरे हुए हैं, सो दैट्स नॉट एन इशू। सिमिलरली आप देखोगे तो आप जो जो नया नया चीज सीख रहे हो उस पर अंडरलाइनिंग भी मैं करके आपके अटैचमेंट में डाल रहा हूं। क्वेश्चन 3A, ये लोग टेक्सटाइल बिजनेस में है और फर्म का हैवी डेथ्स हो गया। टू मेंटेन द इंटीग्रिटी दे इंट्रोड्यूस डी एज अ न्यू पार्टनर। नाउ बिफोर एडमिशन ऑफ डी other partners decided on their own and made an agreement with the creditors. Okay, क्या किए हैं पुराने पार्टनर्स और ये, the new partner will be liable for existing debt through novation. तो when D joins to come to जब जो ज्वाइन किया D, he came to know about the debt of 50 lakhs. तो क्या न्यू पार्टनर लायबल होगा फॉर liabilities incurred prior to his admission? And what will be your answer if D was minor at the time of admission? Very good question. And whether D would be liable to pay the debt upon becoming major? क्या उसको देना पड़ेगा? तो माइनर अगर मेजर बन जाए, पार्टनर बन जाता है, तो उस केस में क्या होता है? तो वेरी गुड। आइए सीधा मैं सोल्यूशन आपको अगर खोल कर दिखलाता हूँ व्हाट हैपेंड इन दिस क्वेश्चन। तो देखो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द लाइबिलिटीज प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, ओके, अनलेस ही अग्रीज टू बी लायबल। कि अगर वो भी अग्री कर लिया है then it is a separate case. The new partner joins may agree to assume the liability and creditors may agree to accept. The creditor's consent is necessary to make this transaction operative. तो आपस में पार्टनर्स लोग डिसाइड कर लेंगे ना, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें एक नए क्रेडिटर नए पार्टनर सबकी कंसेंट चाहिए। सो देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द इनकमिंग पार्टनर ऑटोमेटिकली, इप्सो फैक्टो का मतलब है ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स को कोई अधिकार नहीं देती है कि उन लोग आपस में एग्री किए। क्रेडिटर्स को भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एक पार्टी बनना पड़ता है। तो जब तक क्रेडिटर भी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ना हो ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट में, वो नया वाला लायबल ऑटोमेटिकली नहीं होता है। नाउ इफ डी वाज अ माइनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर इस डी को हम एक बेनिफिट्स के रूप में कर रहे हैं तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ शेयर इन हिज प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी तक लिमिटेड रहेगी, उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी बिकम्स पर्सनली लायबल to third parties for all acts since he was admitted to the benefits of partnership. Moreover, a mere agreement between partners cannot operate as novation. An agreement between partner and incoming partner, ये चाहिए होता है, लाइन वापस से टाइप हो गया। D will not be liable to pay existing debt upon becoming major. पर उसे ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा ये सब चीज, बिकॉज इस वाले में भी कि उसको देना पड़ेगा, ऐसा अगर बात हो जाए उसको इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा क्रेडिटर्स का भी कंसेंट का। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी। डिड यू गेट इट एवरीवन? पढ़ के देखिए।
यानी कि न्यू पार्टनर को अगर लाइबिलिटी में टालना चाहते हो तो क्रेडिटर्स का कंसेंट चाहिए, सिर्फ पुराने पार्टनर्स लोग आपस में बात कर लेंगे तो काम नहीं होगा। सो क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी। और यहां पे क्वेश्चन था इफ डी वॉज माइनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो माइनर को आप पार्टनर तो नहीं बना सकते। यू कैन एडमिट टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। Minor has no personal liability for the debts of the firm incurred during his minority. Moreover, a mere agreement amongst partners cannot operate as novation. आपको creditors का consent हासिल करना ही पड़ेगा. And what is liability of D upon becoming major? A minor partner on attaining majority becomes personally liable for all acts of the firm since he was admitted to the benefits of partnership. Okay. Moreover, a mere agreement cannot operate as novation. यहां पर भी सेम बात ही घूम फिर के आ गई कि उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी जब वो जाए बन जाए तो भी, जब तक क्रेडिटर उसमें हाँ ना भरे कि ठीक है हम इसको भी पकड़ेंगे, वो लाइबिलिटी में नहीं आएगा। सो दिस वॉज अ गुड वन। एडमिशन के ऊपर घुमा के क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखोगे पॉइंट नंबर बी, द पेड अप शेयर कैपिटल। ये कंपनी लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑफ दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे मेरे बुक में इधर उधर मेरे सारे पीडीएफ से निकाल के अच्छे क्वेश्चंस जो तुम ही लोग पूछते हो ना डे बिफोर एग्जाम, कौन से क्वेश्चंस करें, ये एक एक टेस्ट सीरीज, 4 टेस्ट सीरीज हाथों से बनाया गया है, मेहनत से बनाया गया, इसको करके जाइएगा, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डन। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड इज 1 crore इन द फॉर्म ऑफ सो एंड सो। इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लुक हियर, एक कंपनी जिसका नाम है शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इन दर्शन फोटोग्राफ्स लिमिटेड। 25,000 इक्विटी होल्ड करता है। इसकी इक्विटी टोटल कितनी है, 50,000 इक्विटी है। तो क्या दर्शन प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड? And will your answer be different in case Shadow Evening Private Limited is holding 25,000 equity shares and 5,000 preference shares in Shadow Photographs Private Limited? तो subsidiary का definition आएगा इस आंसर में, of course आएगा। And apart from this, यहाँ पे observation दिख ही गया होगा, सिर्फ मैं 50% होल्ड कर रहा हूँ। सब्सिडरी के लिए it is greater than 50% voting rights। exactly 50 में कुछ नहीं होता है। मोर ओवर मेरा आंसर सेम ही रहेगा इवन इफ इट इज होल्डिंग 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स एज दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अगर हाँ तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख दे कि हमारे यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स की भी वोटिंग राइट्स है, देन द थिंग्स बिकम डिफरेंट। सिमिलरली आप देखोगे यहां पर पॉइंट नंबर सी, फुल पेज करिएगा एक बार। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जहां आपको ये याद होगा कि इंडिया के कोर्ट्स में आपको ऐसा कोई वर्ड में डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है, बल्कि कॉन्सेप्चुअली क्या हम लोग सीखे थे, यहाँ पे एक अमाउंट प्रीफिक्स्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जेन्युइन लॉस जो आपको लगेगा, प्रोबेबल लॉस, उसको असेस करते हुए साइंटिफिकली। पेनल्टी में एक हार्डशिप है, अनरीजनेबली लार्ज अमाउंट लगता है, पर इंग्लिश कोर्ट्स में ये दोनों वर्ड्स चलते हैं। इंडिया में हमेशा लॉस और लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब जो फिक्स्ड अमाउंट आपने रखा है, विच एवर इज लोअर, वो ही अवॉर्ड किया जाता है। पर उसके भी एक एक्सेप्शन था कि गवर्नमेंट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में आप डायरेक्टली लिक्विडेटेड डैमेजेस भी मांग सकते हो। तो इसका एक टैबुलर डिफरेंस भी हमने किया था, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस अगेन। रोमन 2 आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज इट अबाउट? इट इज बेस्ड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो आप डैमेजेस समझते हो ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी से आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो। स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन।
नाउ ट्रांसपोर्ट कंपनी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट उनके बस में हो गया और आपको रास्ते में उतार दिया गया, बहुत ठंडी रात थी, पैसेंजर को बोला गया आप होटल में जाइए, थोड़ा ही दूर है, पर वाइफ ऑफ मुरली को सर्दी खांसी लग गई, बीमार पड़ गई, तो उन्होंने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ क्या केस फाइल किया है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। डैमेजेस फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंस, होटल चार्जेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो क्या उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा? चेक करके देखिए। Start reading. So what happens कि when there is a breach of contract, aggrieved party can claim monetary compensation for direct loss due to the breach. Direct loss is that loss which both the parties know or should have known at the time of entering into contract, and it is basically due to the breach. It is the direct loss. इसको ordinary damages भी बोलते हैं. And special damages are claimed for remote loss, but it can only be claimed if the party was informed beforehand. तो ये पूरा थ्योरी आप लिख दिए, पर यहां क्वेश्चन है कि मैं कौन कौन से खर्चे वहां से रिकवर कर सकता हूं. होटल चार्जेस सही है, इनकन्वीनियंस सही है, बट जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाली बात हो रही थी ना, मेडिकल ट्रीटमेंट वाली जो बात हो रही थी, आप देखोगे वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे. इट इज अ रिमोट लॉस. और कोई तो बीमार नहीं पड़ा तो आप ये हमसे क्लेम नहीं कर सकते हो. सो देखो, इनडायरेक्ट लॉस, रिमोट लॉस, ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये अगर आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिमेडी वाले क्वेश्चंस में नहीं होगा, मार्क्स बहुत कटेगा. तो वीडियो पॉज करके जब आप इस टाइप के वीडियोस को देख रहे हो, सिर्फ ऐसे 1.5x में सुनने से नहीं होगा, थोड़ा पॉज करके वो रेलिवेंट पार्ट को याद भी करना होगा. जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी आप पढ़ रहे थे, तो इसके आंसर को आप जब देखोगे ना, तो यहाँ पे वो इंग्लिश कोर्ट और ये सब का कुछ रेफरेंस दिया हुआ है. ये सब बहुत अच्छे से आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, पक्का. सो दिस टीचेस यू. क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है हमारा. अब ये 4, 5, 6, नाउ दे आर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस. इसमें से जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, आपको मिस नहीं करना चाहिए, मैं अभी बताता हूँ. क्वेश्चन 4 सोल्यूशन एडेड है, मिस मत करिएगा. 4 मेरे क्लास में करवाया हुआ है, बहुत सिंपल है. नाउ रोमन 2 में आइए. Whether legal representatives of S who died before performance can be bound to complete a family painting promised personal skill contract. नहीं. Deliver photographs for ₹10,000. Now इसमें क्या होता है, वो एक बार वो फैमिली पेंटिंग का आपने क्वेश्चन देख लिया तो आपको लगता है नेक्स्ट वाला भी वही है. फोटोग्राफ्स में पर्सनल स्किल क्या है? फोटोग्राफ्स आपके पास था, वो आपको कंपेल किया जा सकता है डिलीवर करने के लिए. और रोमन 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेंगे. A agrees to pay B if it rains. Is it a wagering agreement? तो पहले तो आप जब ये वीडियो पढ़ रहे हो, पहले वेजरिंग अग्रीमेंट का डेफिनेशन खोलोगे. वहां 2 पार्टीज होता है, दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कुछ टू पे मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. एक पार्टी हारेगा, एक जीतेगा, किसी का कंट्रोल नहीं है इवेंट पर. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिंग के याद रखना. बट ये नहीं है, बिकॉज ए ने बी को प्रॉमिस किया है, बी ने ए को थोड़ी किया है. तो लोग बारिश का क्वेश्चन आते ही वो मेरे क्लास का एग्जांपल याद आ जाता है, वेजरिंग अग्रीमेंट. जब तक बी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि देखो अगर नहीं हुआ तो मैं दूंगा, तो दिस इज नॉट अ वेजरिंग अग्रीमेंट. और एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस बताओ विच आर नॉट वेजर्स. वो मेरे नेक्स्ट केस स्टडी में आएगा, नेक्स्ट सीरीज में आएगा, वो देख लेना. नेक्स्ट देखोगे आप क्वेश्चन बी, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस. कौन किसके सामने प्रेजेंट करता है, एंड व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू प्रेजेंट द बिल.
क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के अंदर, एंड प्रेजेंटमेंट फॉर साइट से ये कैसे डिफरेंस है. तो दिस इज गुड कि प्रेजेंटमेंट फॉर साइट को लेकर एक क्वेश्चन है. एंड कुछ ऐसे सिचुएशन बताइए जहां प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ ऐसे सिनेरियोज भी बताइए. तो मुझे पर्सनली लगता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट के एग्जेम्पशन वाला ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैंने रिवीजन क्लास में भी इंपॉर्टेंट बोला था, ये आ सकता है. नाउ व्हाट इज बी रोमन 1? प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस. नाउ वेट, 1 मिनट में कोशिश करता हूं एक बार प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का जोन आपको दिखलाने का. प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जिस टाइम पे बोला जाता है, अगर लिखा रहता है उस टाइम पे प्रस्तुत किया जाए. जिस प्लेस पे बोला गया वो, इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड within reasonable time it is drawn, it should be presented for acceptance during business hours on a business day. And which place, if the place is not mentioned, आप कहाँ present करोगे acceptance के लिए? Where the drawee usually resides or his business place. If no fixed residence or business place, wherever the drawee is found, वहाँ पेश करोगे. And the holder must allow 48 hours to accept the bill excluding public holidays. तो मैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का ये थ्योरी भी पहले आपको पूरा रिवाइज करवा दिया हूं. नाउ यहां पर किसको प्रेजेंट करते हैं? पेई और इंडोर्सी को प्रेजेंट करते हैं. एंड इफ नॉट प्रेजेंटेड, नो पार्टी टू द बिल विल बी लायबल. एंड इफ ड्रॉई इज नॉट फाउंड बाय रीजनेबल सर्च, बिल इज कंसिडर्ड एज डिसऑनर्ड. ओके. प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट हम ये एक्सेप्टेंस के लिए शो नहीं करते, हम सिर्फ इसको एक फॉर्मेलिटी होता है इसलिए शो करते हैं. ओके. पेमेंट के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू प्रेजेंट. टाइम फॉर प्रेजेंटमेंट भी बहुत क्लियरली लिखी रहती है, कब कब क्या प्रेजेंट करना चाहिए. प्रेजेंटमेंट अगर तुम किसको करोगे, या तो उस आदमी को या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को. आप सिर्फ असिस्टेंट को दे आओगे, असिस्टेंट भूल गया तो भी वो माना जाएगा वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं था. और बिफोर मैच्योरिटी प्रेजेंट करना इज नॉट इनफ. ओके. सो ये सारी बातें हो गई. प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट में भी सेम चीजें जो हम लोग वहां पढ़े थे, सेम चीजें वहां पर भी आएगी. और एक्सक्यूज कब किया जाता है, यहां पर लिखा हुआ है, अगर इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव बाय द होल्डर. बिकॉज ये टाइम इंस्ट्रूमेंट में हम टाइम तक वेट करेंगे. ऑन डिमांड वाले में विद इन रीजनेबल टाइम यू हैव टू प्रेजेंट. एंड इफ द डिले कब एक्सक्यूज कर दिया जाता है, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर एंड द कॉज ऑफ डिले जैसे ही सीजेस टू ऑपरेट इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम. व्हेन इज प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी फॉर पेमेंट? अगर एक्सेप्टर या ड्रॉई इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा था प्रेजेंटमेंट, एक ब्रॉड हेडिंग ये है, तो हमारी गलती नहीं है. या अगर एक्सेप्टर ने पहले से बोल दिया था आई विल पे इवन इफ यू डोंट प्रेजेंट. एंड और एक केस में अगर आफ्टर मैच्योरिटी विद द नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, अ पार्टी मेक्स अ पार्ट पेमेंट और वेव्स दिस राइट और प्रॉमिस टू पे. उसको पता है पे नहीं हुआ और उसने वेव कर दिया है, तो आप नहीं मांग सकते. एंड द ड्रॉवर कुड नॉट सफर एनी डैमेज इवन इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड. द ड्रॉवर डिड नॉट सफर एनी डैमेज. तो 4 ब्रॉड हेडिंग्स है जहां आपको इस टाइप के एग्जेम्पशन मिलते हैं. तो ये आंसर ऑलरेडी आप देखोगे हमारे बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. सेम आने का चांस है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. अगर मेरे को NIAC से कोई बोले तो उसी क्वेश्चन का था. यू मस्ट डू इट प्रॉपरली. बहुत अच्छे से करोगे. प्रेजेंटमेंट वाले में किसको प्रेजेंट किया जाता है? वो सारी बातें मैंने यहां पे लिखी थी, जो आपको समझाई थी वही लिखी हुई है. प्लीज मस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. मस्ट रीड वर्ड टू वर्ड. प्रेजेंटमेंट पे टाइम दीजिएगा, मैंने अभी बहुत रैंडमली समझा दिया. और इसको लिख करिए, ABCD लिख कर प्रैक्टिस करिएगा. लास्ट पार्ट हम लोग अब एंडिंग फेज में आ गए इस क्वेश्चन के. RBI के ऊपर शॉर्ट नोट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हाईलाइट द एक्ट्स इट एडमिनिस्टर्स एंड द रोल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिनिस्ट्री के जो लोग हैं उनका भी क्या रोल है.
3 पार्ट है क्वेश्चन का। तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो सब यूनिक है, मुझे पता पटको गया। इनफैक्ट आपने खुद देखा होगा सर, आप जो लाए हो उसमें मैं अटक रहा था। पेपर में सारे ऐसे नहीं होंगे, पर मैं जो आप ही लोग बोलते हो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एज सच कुछ नहीं होता है, बट मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस जिनकी प्रॉबिलिटी होती है आने वाले टर्म्स में आने की, वो मैं यहाँ पर ला दिया हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे दे आर सिंपल। प्रैक्टिस दिस, ये भी मैंने आपको मेरे MTP सेशन में करवाया था, वहीं पर बेस्ड है ये। एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने बोला था वो मिस मत करिएगा। रोमन 2, दिस इज क्वेश्चन 5B रोमन 2। वीडियो पॉज करके करना है, बाकी एकदम रटवाए हुए क्वेश्चंस हैं। 6A रोमन 1 ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, सिंपल पेपर भी आ जाता है कई बार। बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप आराम से कर सकते हो, सब मेरे बुक के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स मैंने लिख दिए PDF में, बट डू नॉट मिस द क्वेश्चंस जो अभी अभी मैंने यहाँ पर मार्क किए, वो मिस मत करिएगा। लाइक 5A रोमन 2, Mr. Shankar sold 1000 kgs of wheat to Ganesh on credit of 3 months. Wheat was to be delivered after 10 days of contract. After 5 days, a friend secretly informed, एक friend ने बताया that Ganesh may default. On the information of friend, he applied the right to lien and withheld the delivery. तो पहले आपको समझना पड़ेगा right of lien exercise कब होता है, okay? With reference to this, क्या उसका डिसीजन सही है? And if he becomes insolvent within 5 days of contract, can he exercise right of lien in that scenario? तो इसके लिए हम सीधा आंसर में चलते हैं। 5A रोमन 2, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। 5A रोमन 2 पे चलते हैं। लेट अस गो टू 5A रोमन 2। सो व्हाट इज 5A रोमन 2? जस्ट अ सेकेंड। तो सारे क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने ही मिलेगा कि सब में मैंने इजी वाले लाए नहीं है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस तो आपके ऑलरेडी रटे हुए, तो जहां पटक सकते थे। नाउ अनपेड सेलर का मतलब बताया मैंने, एंड ही कैन रिटेन द पोजेशन। कैश सेल तो है नहीं, पहले से पता था क्रेडिट पर है, पर क्रेडिट का टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर क्रेडिट का टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है तो मैं कैसे एक्सरसाइज करूंगा? क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो जाए, पेमेंट नहीं आए तो मैं करूंगा। या एक और केस है, बायर अगर पहले ही इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी मैं कर सकता हूं। तो अगर उस केस में मैं कर सकता हूं, इंसॉल्वेंसी वाज वन ऑफ द कंडीशन, पर अगर सिर्फ क्रेडिट टर्म ओवर नहीं हुआ है, खबरें मिली है, इस ग्राउंड पे मैं नहीं रोक सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब तक उसका टेन्योर ओवर ना हो, पर अगर पहले वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो मैं राइट ऑफ लियन भी एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो ये सारी बातें हमने देखा है, और बाकी सिंपल चीजें हैं। तो पब्लिक नोटिस जो होती है ना, आज हमने देखा डेथ के केस में नहीं देनी पड़ती है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है उसके स्टेट की, इवन इंसॉल्वेंसी में नहीं है, बट रिटायरमेंट और ये सब जो होता है ना, एक्सपल्शन, डिसोल्यूशन, ये सब में पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। बाकी क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट थे। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड क्या होता है? इन एनी बिल और एनी इंडोर्समेंट द नेम ऑफ एनी पर्सन इन एडिशन टू द ड्रॉ इज गिवन इन केस ऑफ नीड। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते या डिसऑनर हो जाए तो इनके पास आप जा सकते हैं। दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। सो ये हमारा सेकंड सोल्यूशन था जो ऑलमोस्ट हमने कर दिया। कुछ के क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट हैं जो मैट में लिखे हुए हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ आने वाले दिनों में, आज ये आ गया ना, परसों अब मैं वापस डालूंगा टेस्ट पेपर 3 और 4। 3 और 4 में अब एक एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, बट उस सारे अच्छे क्वेश्चंस को आपको रिफ्लेक्ट करके बताऊंगा दैट दीज क्वेश्चंस शुड नॉट बी मिस्ड। बट एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल देता हूं, आपको टाइम देना पड़ेगा। कौन से 3-4 मैटर्स है ना, आपको लिख के प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, सिर्फ रीडिंग से नहीं होगा, उसके आंसर्स इतने डेंजरस हैं कि आपको 6 में 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। वो RBI, IBC कोड, IBBI, वो सबके जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, जुडिशरी सिस्टम, यू हैव टू स्पेंड टाइम एज पर माई मार्किंग्स। NI एक्ट में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रेजेंटमेंट से कुछ हलचल मचने वाली है, कॉम्पनसेशन से भी कुछ हलचल मचने वाली है।
ये टफ भी है इसके लैंग्वेजेस। बाकी डिसऑनर 138 स्टॉप पेमेंट भी कई बार डिसऑनर माना जाता है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डन विथ यू, बट डू नॉट मिस दीज एस्पेक्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं बार बार बोल दे रहा हूं, एजेंसी एक डेंजरस जोन है, उसको बहुत अच्छे से करिएगा। एंड इवन गारंटी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड एजेंसी खास करके, तो ये दोनों मिस मत करिएगा। रिवीजन क्लासेस भी है और अभी जो सीरीज आ रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, उसमें भी बहुत कुछ रिफ्लेक्टेड है। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड परसों हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।